नमस्कार मित्रों, आज आपका पुण्य स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भगवान गुरु पर। बच्चों, इससे पूर्व हम काफी सारे किलों के विषय में चर्चा कर चुके हैं। आज हम बहुत शानदार दुर्ग जो कुतुब मीनार के आकार का बन रखा है, जो किला बच्चों राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है और जिस किले का निर्माण राजस्थान के राजा ने नहीं उत्तर प्रदेश के राजा ने करवाया है, ऐसे किले को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। उसका नाम है बच्चों बयाना का किला, जो अपनी कब्रों के लिए भी जाना जाता है। राजस्थान के अंदर बहुत सारे किले अलग अलग विशेषताओं से युक्त हैं। ये राजस्थान का ऐसा किला है जो अपनी कब्रों के लिए प्रसिद्ध है, इसमें सर्वाधिक कब्रें बन रखी है। तो आइए बच्चों, करते हैं किले की शुरुआत बयाना के दुर्ग के। किसी भी किले को पढ़ने से पहले प्रत्येक किले का हम भौगोलिक स्वरूप जरूर देखते हैं। तो आइए हम इसे का भी देखते हैं भौगोलिक स्वरूप। सबसे पहले तो बच्चों इंपोर्टेंट रूप से ध्यान रखेंगे कि ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित था। ये जो दुर्ग था बच्चों, ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित था। वर्तमान में आपको यहाँ पर ये जो पहाड़ी मिलेगी बच्चों, इस पहाड़ी का नाम है मानी पहाड़ी और इसी पहाड़ी को कहा जाता है दमदमा पहाड़ी। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो बयाना का दुर्ग है कौन सी पहाड़ी पर बन रखा है, तो मानी या दमदमा पहाड़ी पर बन रखा है। बच्चों, ये जो मानी दमदमा पहाड़ी है, पुराणों में इसका नाम मिलता है हमें सोनितगिरी। जब आप पुराण पढ़ेंगे और राजस्थान का अध्ययन करेंगे, पुराणों में मरुकांतार का अध्ययन करेंगे, जब आप ध्यान रखेंगे कि इस मानी या दमदमा पहाड़ी का नाम क्या मिलता है, सोनितगिरी मिलता है, इसलिए इसको सोनितपुर का किला भी कहा जाता है। और बच्चों, इसके आसपास के भौगोलिक भूभाग को बाणासुर कहा जाता था। बाणापुर, ध्यान रखेंगे, इसके आसपास के भूभाग को क्या कहा जाता था, बाणापुर कहा जाता था। और इस बाणापुर कहने के कारण ही, आसपास के भूभाग को बाणापुर कहने के कारण ही बच्चों इसे बाणासुर का किला भी कहा जाता है। मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। मानी या दमदमा पहाड़ी पर बन रखा है और यह मानी या दमदमा पहाड़ी का पुराणों में नाम क्या मिलता है, सोनितगिरी। इसलिए इस किले को क्या भी कहते हैं, सोनितपुर का किला भी कहते हैं। सोनितपुर गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, बाणासुर की अगर हम बातचीत करें तो प्राचीन समय में भगवान श्री कृष्ण के समय के अंदर क्या होता है कि जब भगवान श्री कृष्ण थे, द्वापर युग था, उन द्वापर युग के समय इस क्षेत्र को बाणापुर कहा जाता था, इसलिए इसको बाणासुर का किला भी कहा जाता है। बच्चों, यहाँ पर ये जो बाणासुर है, ये बाणासुर किसी का नाम था, इसके एक बेटी थी जिसका नाम था उषा। ध्यान रखेंगे, उषा और भगवान श्री कृष्ण का एक प्रपौत्र था जिसका नाम था अनिरुद्ध, और उनका जो संबंध हमें मिलता है भागवत कथा में भी उनका वर्णन मिलता है और वह यहीं से संबंधित थे, इसलिए इस स्थान को बाणापुर कहा जाता था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो आइए करते हैं हम इस किले को स्टार्ट पढ़ना। बहुत बढ़िया किला है और बहुत अच्छी जानकारी से के साथ आप इसका अध्ययन करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो बच्चों आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के वहां पर राजस्थान के कला व संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख दुर्गों का अध्ययन कर सकते हैं। बहुत विस्तार से, बहुत अच्छी जानकारी के साथ आपको वहां पर राजस्थान के दुर्ग मिलेंगे। तो हम करते हैं बयाना दुर्ग को प्रारंभ। बयाना का दुर्ग, और सबसे पहले ध्यान रखेंगे आपकी बयाना दुर्ग है कहां पर। तो बच्चों, ये बयाना दुर्ग है कहां पर, तो बयाना कहां पर पड़ता है, भरतपुर में। कहां पड़ता है, भरतपुर में। सबसे पहले हम बातचीत कर लेते हैं श्रेणी की कि इसकी श्रेणी क्या होगी। तो मानी या दमदमा पहाड़ी पर बन रखा है, इसलिए इसकी श्रेणी क्या होगी, गिरी श्रेणी होगी। और गिरी श्रेणी में यहां से ध्यान रख लेंगे, यह है मानी या दमदमा पहाड़ी पर, यह है मानी या दमदमा पहाड़ी पर, मानी या दमदमा पहाड़ी पर बन रखा है, दमदमा पहाड़ी पर स्थित है। ये सभी आप ध्यान रखेंगे। बयाना का किला कौन सी पहाड़ी पर है, मानी या दमदमा। कभी कभार तो यू ही पूछ लिया जाता है कि मानी पहाड़ी या दमदमा पहाड़ी कहां पर है, तो आप बता देंगे बयाना में। नेक्स्ट बच्चों हम बातचीत करते हैं निर्माता की। किसकी बातचीत करते हैं, निर्माता की। तो आप ध्यान रखेंगे इसके जो निर्माता है वह मथुरा के राजा विजयपाल है। ध्यान रखेंगे आप,
राजस्थान के राजा ने इसका निर्माण नहीं करवाया है, मथुरा के राजा थे बच्चों, और मथुरा के राजा का नाम क्या था? विजयपाल। तो इसका निर्माण किसने करवाया है? मथुरा के राजा विजयपाल ने। नेक्स्ट बच्चों आप ध्यान रखेंगे, ये जो दुर्ग है यह राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यह राजस्थान व उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। राजस्थान व उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। कौन सा किला राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है? तो ये बयाना का किला राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। जानते हैं बच्चों इस दुर्ग के क्या क्या उपनाम हो सकते हैं? उपनाम भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि विजयपाल के द्वारा निर्मित होने के कारण इसको विजय मंदिर गढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विजय मंदिर गढ़। किस किले को विजय मंदिर गढ़ कहा जाता है? तो इसी बयाना के दुर्ग को विजय मंदिर गढ़ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि विजयपाल के द्वारा निर्मित था। इसके बाद बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि इसे बाणासुर का किला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाणासुर का किला। बाणासुर का किला क्यों कहते हैं? मैंने अभी भी आपको समझा दिया है कि यहाँ पर जो प्राचीन समय के अंदर इस भूभाग को बाणापुर कहा जाता था, इसलिए इसको बाणासुर का किला कहते हैं। इसके बच्चों ध्यान रखेंगे मानी या दमदमा पहाड़ी का नाम हमें क्या मिलता था? सोनितगिरी। इसलिए बच्चों इसको सोनितपुर का किला भी कहा जाता है। सोनितपुर का किला। और सोनितपुर का किला किसे कहा जाता है? इसी बयाना के दुर्ग को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अगर ये सब पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे कि इस पहाड़ी का प्राचीन समय में नाम क्या था? सोनितगिरी था। नेक्स्ट बच्चों आप ध्यान रखेंगे मुगलों के समय में इसे बयाना और सुल्तान कोट कहा गया। बयाना और सुल्तान कोट भी किसे कहते हैं? इसे कहते हैं। लेकिन किन के समय? तो आप ध्यान रखेंगे मुगलों के समय इसी दुर्ग को बयाना कहा गया, इसी दुर्ग को सुल्तान कोट कहा गया। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे ये सारे इस दुर्ग के क्या है? उपनाम है। मुगलों के समय इस दुर्ग को क्या कहा गया? बयाना या सुल्तान कोट। विजय मंदिर गढ़ विजयपाल ने निर्माण करवाया, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बच्चों आइए करते हैं हम इस दुर्ग की आकृति के विषय में चर्चा कि इस दुर्ग की आकृति किस प्रकार बन रखा है। तो इस दुर्ग की जो आकृति है वो है कुतुब मीनार के समान। किसके समान? कुतुब मीनार के समान। कौन से किले की आकृति कुतुब मीनार के समान है? तो आप ध्यान रखेंगे कि इस दुर्ग की जो आकृति है बच्चों वह कुतुब मीनार के समान है। बयाना की कुछ प्राचीन बातें अगर हम करते हैं तो आप ध्यान रखेंगे बयाना का प्राचीन जो नाम आपको मिलेगा वो मिलेगा बच्चों श्रीपंथे। क्या मिलेगा? श्रीपंथे। बयाना का प्राचीन नाम क्या था? श्रीपंथे। और जिसकी राजधानी क्या हुआ करते थे? तो आप ध्यान रखेंगे जिसकी राजधानी हुआ करती थी बच्चों बादानक। क्या हुआ करते थे? बादानक। ये भी आप ध्यान रखेंगे। काफी सारी पुस्तकों में आपको ये की दे दिया जाएगा श्रीपंथ और बादानक। तो इसका वास्तविक नाम तो था बच्चों श्रीपंथ और इस श्रीपंथ की राजधानी हुआ करता था कौन? बादानक। ऐसा भी आप ध्यान रख लेंगे। तो बच्चों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम और किले की जानकारी आगे बढ़ाते हैं। तो शायद आप लोगों ने ले लिया होगा। नेक्स्ट हम किले के विषय में और चर्चा करते हैं। तो बयाना ध्यान रखेंगे आप, बयाना गुप्त कालीन शक्ति का भी प्रमुख केंद्र रहा है। आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में गुप्त कालीन शक्ति का प्रमुख केंद्र कौन रहा है? तो राजस्थान में गुप्त कालीन शक्ति का प्रमुख केंद्र बच्चों बयाना रहा है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है ये जो बयाना है इसी बयाना में मध्यकाल के अंदर उत्कृष्ट किस्म की नील की खेती की जाती थी। ध्यान रखेंगे राजस्थान का कौन सा स्थान नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था? तो बयाना भरतपुर नील की खेती के लिए भी प्रसिद्ध था। ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। और ये दुर्ग मैंने आपको बता दिया ये दुर्ग किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये दुर्ग क्यों प्रसिद्ध है ऐसा मैंने आपको बता ही दिया कि गुप्तकालीन शक्ति का भी रहा, नील की खेती भी यहाँ पर होती रही है और ये दुर्ग अपनी कब्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। तो हम बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं बयाना की। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये गुप्तकालीन शक्ति का प्रमुख केंद्र था।
बयाना गुप्तकालीन शक्ति का प्रमुख केंद्र था, गुप्तकालीन शक्ति का प्रमुख केंद्र है। लेकिन बच्चों में कैसे कह सकते हैं कि ये गुप्तकालीन शक्ति का प्रमुख केंद्र रहा होगा? तो यहां पर गुप्तकालीन सिक्के सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं। किस स्थान से गुप्तकालीन सिक्के सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त हुए हैं? तो इसी जगह से गुप्तकालीन सिक्के सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त हुए हैं। और गुप्तकालीन सिक्के सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होने के कारण हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है गुप्तकालीन शक्ति का प्रमुख केंद्र रहा होगा। नेक्स्ट बच्चों ध्यान रखेंगे, हम यूं भी कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त के द्वारा यहां पर एक विजय स्तंभ का भी निर्माण करवाया गया था। इसलिए इन सभी साक्ष्यों से हम कह सकते हैं कि यह गुप्तकालीन शक्ति का प्रमुख केंद्र रहा था। बच्चों ध्यान रखेंगे, यह दुर्ग अपनी कब्रों के लिए जाना जाता है, अपनी कब्रों के लिए। जैसे हमने पढ़ा था पहले कि कौन सा किला अपने अथाह गहरे कुओं के लिए जाना जाता है, तो आपने जान लिया था कि भटनेर का दुर्ग अपने अथाह गहरे कुओं के लिए एवं बुर्जों के लिए जाना जाता है। वैसे ही यह दुर्ग अपनी कब्रों के लिए, किसके लिए जाना जाता है रे? अपनी कब्रों के लिए जाना जाता है। ये सब भी आप ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट बच्चों ध्यान रखेंगे, डच यात्री, एक यात्री था डच यात्री। डच ध्यान रखेंगे भारत में व्यापार करने के लिए आया था और इसका नाम था फ्रैंको स्पेलसट। इसका नाम था फ्रैंको स्पेलसट और ये 1618 ईस्वी में यहां पर आया था। डच यात्री फ्रैंको स्पेलसट ने यहां पर क्या की थी? यात्रा की थी और इसने यहां पर जो नील की खेती होती थी, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है कि नील की खेती की क्या दी? जानकारी दी। तो यहां पर की जाने वाली उत्कृष्ट किस्म की नील की खेती की जानकारी किसने दी? डच यात्री फ्रैंको स्पेलसट ने। ये कब आया? 1618 में। तो आपसे यूं भी पूछा जा सकता है कि फ्रैंको स्पेलसट ने किस दुर्ग की यात्रा की थी? तो आप ध्यान रखेंगे बयाना दुर्ग की। नेक्स्ट बच्चों आपको ध्यान रखना है कि हुमायूं ने अपने चचेरे भाई, हुमायूं का जो चचेरा भाई था बच्चों जमान मिर्जा, हुमायूं ने अपने चचेरे भाई जमान मिर्जा को यहां पर बंदी बना करके रखा था। मोहम्मद जमान मिर्जा, ये हुमायूं का भाई था मोहम्मद जमान मिर्जा, और इस मोहम्मद जमान मिर्जा को यहां पर क्या किया था? इसने बंदी बना करके रखा था। ये जो चाचा का लड़का था इसका चचेरा भाई था और इस हुमायूं ने इस जमान मिर्जा को इस बयाना के किले में बंदी बना करके रखा था। बच्चों फिर ध्यान रखेंगे आप, कुछ समय तक फिरोज शाह तुगलक, ध्यान रखेंगे फिरोज शाह तुगलक भी इस किले में रहा था। किस किले का संबंध फिरोज शाह तुगलक से है या किस किले में फिरोज शाह तुगलक रहे थे? तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक भी इस किले में रहे थे। तो आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपके नोट्स बनाने में काम आ सके। बच्चों धीरे धीरे कालांतर में क्या होता है कि कालांतर में ये जो बयाना का दुर्ग था दिल्ली के बादशाहों के पास चला जाता है और दिल्ली के बादशाह ने इस दुर्ग का जो प्रयोग किया वह किसमें किया? विश्राम गृह में किया था। आप ध्यान रखेंगे सैनिकों के विश्राम गृह में, सैनिकों के विश्राम गृह के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। यह भी आप ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखेंगे आप बयाना का दुर्ग पढ़ रहे हैं, आप किला जरूर पूरा पढ़े क्योंकि कई सारे दर्शनीय स्थलों से संबंधित परीक्षा में प्रश्न आते हैं। बयाना के दुर्ग में काफी सारे दर्शनीय स्थल हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आप ध्यान रखेंगे कालांतर में, समय के अंतर के साथ, कालांतर में दिल्ली के बादशाह, कालांतर में दिल्ली के बादशाह, कालांतर में दिल्ली के बादशाह युद्ध संचालन, ध्यान रखेंगे आप युद्ध संचालन एवं विश्राम गृह के रूप में इस किले का प्रयोग किया करते थे। ये भी आप ध्यान रखेंगे। कालांतर में समय के अंतर के साथ ही दिल्ली के बादशाह युद्ध संचालन एवं विश्राम गृह के रूप में इस किले का प्रयोग किया करते थे। ये भी आप ध्यान रखेंगे। बच्चों अब हम पढ़ते हैं इसके प्रमुख दर्शनीय स्थल कि आप इस दुर्ग में क्या क्या दर्शनीय स्थल देख सकते हैं। तो आइए हम करते हैं किले के दर्शनीय स्थलों के विषय में चर्चा।
तो मैं इस प्रकार एक ये दुर्ग बना देता हूं। इस प्रकार एक दुर्ग बन रखा है और इसमें क्या क्या दर्शनीय स्थल हो सकते हैं, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले बच्चों आप ध्यान रखेंगे, इस प्रकार एक मंदिर यहां पर बन रखा था। ये मंदिर था और इस मंदिर को कहा जाता था उषा मंदिर। क्या कहा जाता था? उषा मंदिर। और ये उषा कौन थी, ये मैंने आपको बता दिया। ये उषा कौन थी? ये उषा उसी बाणासुर की पुत्री थी, जिसका प्रेम हुआ था किसके साथ? भगवान श्री कृष्ण के प्रपुत्र अनिरुद्ध के साथ। और ये उषा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ की रानी थी जिसका नाम था चित्रलेखा ने इस उषा मंदिर का निर्माण करवाया था। बच्चों कालांतर में इल्तुतमिश यहाँ पर आक्रमण कर देता है, ध्यान रखेंगे। और इल्तुतमिश ने इस उषा मंदिर को हटा करके इसको क्या कर दिया? उषा मस्जिद कर दिया। आपसे पूछा जाए कि उषा मंदिर या उषा मस्जिद कहां पर है, तो ये दोनों एक ही है। वर्तमान में केवल उषा मंदिर ही है, क्योंकि जाटों ने वापस इस मस्जिद को हटा करके मंदिर में तब्दील कर दिया। लेकिन यहां पर किसने बनाई थी? इल्तुतमिश ने। किसने बनाई थी? इल्तुतमिश ने। यह भी आप ध्यान रखेंगे। बच्चों यहां पर एक 7 मंजिली प्रकाश स्तंभ भी आपको इस प्रकार देखने को मिलेंगे और इसे हम कहते हैं भीमलाट। क्या कहते हैं? भीमलाट। आपसे पूछा जा सकता है कि भीमलाट कहां पर है, तो ये भीमलाट भी यहीं पर है और इसका निर्माण करवाया था बच्चों विष्णुवर्धन ने। किसने करवाया था? विष्णुवर्धन ने। पुंडरीक यज्ञ करवाया गया था यहां पर और उसके उपलक्ष्य में इस भीमलाट का क्या करवाया था? यहां पर निर्माण करवाया था। बच्चों दुर्ग में आपको देखने को मिलेगी अकबर की छतरी। आपसे पूछ लिया जाए कि अकबर की छतरी कहां पर है, तो इसी दुर्ग में आपको देखने को मिलेगी अकबर की छतरी। बच्चों इसी दुर्ग में आपको देखने को मिलेगा जहांगीरी दरवाजा। जहांगीरी दरवाजा भी कहां पर है? ये जहांगीरी दरवाजा भी बच्चों यहीं पर है, ये सभी आप ध्यान रखेंगे। दाऊद खां की मजार, ये तो जाना ही इसी के लिए जाता है। दाऊद खां की मजार, ये भी आपको ध्यान रखना है। दाऊद खां की मजार भी कहां पर है? तो ये दाऊद खां की मजार भी बच्चों आपको इसी दुर्ग के अंदर देखने को मिलेगी। इसके बाद ध्यान रखना है लोधी खां या लोधी मीनार, ये से ध्यान रख लो आप। लोधी मीनार भी कहां पर देखने को मिलेगी? इसी दुर्ग में देखने को मिलेगी। और बच्चों समीप ही, दुर्ग के समीप ही गंगा मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा। गंगा मंदिर। और इस गंगा मंदिर पर जो मेला लगता है वो लगता है ज्येष्ठ शुक्ला। ज्येष्ठ शुक्ला दशमी के दिन, मतलब गंगा दशमी के दिन, ये सभी आप ध्यान रखेंगे। तो बच्चों ये था आपका बयाना भरतपुर का किला। आपको जरूर ही पसंद आया होगा और अगर आपको दुर्ग पसंद आया है तो ऐसे अन्य दुर्गों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दे, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद।